नमस्कार। गोयल एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी कुंडली में दिखाई देने वाले ग्रह कहीं न कहीं हमारे पूर्व जन्म का संचित कर्मों का ही फल होता है, जो कि किसी को ज़्यादा और किसी को कम मिलता है। हमने पूर्व जन्म में किस तरह के कर्म किए होंगे, यही निर्धारित करता है कि इस जन्म में हमें सुख मिलेगा अथवा दुख। इसी से संबंधित एक उदाहरण हम आज आपके सामने लेके आए हैं। यह कुंडली एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की है, जिन्होंने जीवन में बहुत तरक्की करी और उन्होंने बहुत पैसा कमाया, किंतु हमारे अपने कर्म हमें भुगतना ही पड़ते हैं। उसके लिए कोई भी उपाय या कोई भी तरीका काम नहीं आता है। यही बात पूरी तरह से सत्य है। इसी बात को आज हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप इस कुंडली को देख रहे हैं, इनका यदि आप जन्म समय नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, ताकि आप स्वयं भी इनकी कुंडली का विश्लेषण कर सकें। इनका जन्म 21 फरवरी 1958 को सुबह 7:15 पर हुआ था। इनका जन्म स्थान दिल्ली का यानी दिल्ली का है। अब यदि इनकी कुंडली का विश्लेषण किया जाए तो यहाँ कुंभ लग्न की कुंडली बनती है। लग्न में ही सूर्य और बुध विराजमान हैं, जिन पर नवम भाव में बैठे राहु और गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है। आप देखिए कि इनके दूसरे भाव में मीन राशि में चंद्रमा है और मेष राशि में इनके तीसरे भाव मेष राशि में केतु हैं। इसी के साथ यहाँ पर अगर आप देखें तो 11वें भाव में शनि और मंगल दोनों एक साथ विराजमान हैं। इस कुंडली के लग्नपति होते हैं शनि। शनि मूल नक्षत्र केतु के नक्षत्र में, गुरु की धनु राशि में मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है 11वें भाव में, और वीनस जैसा कि आप देख रहे हैं शुक्र को, वो 12वें भाव में है। अब ज्योतिष के कई सारे सूत्रों में से एक सूत्र यह है कि यदि गुरु की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत तरक्की करता है। आप इस कुंडली में स्पष्ट देख सकते हैं कि नवम भाव से पंचम दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है, और सूर्य जो है इनका सप्तम भाव का स्वामी है, जिसे व्यापार का कारक और दाम्पत्य का कारक भी कहा जाता है। तो यहाँ सूर्य लग्न में ही विराजमान है। इसका अर्थ है कि जीवन में इन्हें व्यापार करने की चाह हमेशा बनी रहेगी। फिर मरकरी या बुध जो होता है वह भी व्यापार का कारक होता है, तो वह भी वहीं विराजमान है। इसका मतलब यह भी है कि ऐसी स्थिति में यहाँ पर कहीं न कहीं इस जातक का स्वभाव में व्यापार अवश्य होगा। फिर आप देखें लग्नपति यहाँ बनते हैं शनि, जो कि 11वें भाव में जाकर विराजमान है। जब लग्नपति 11वें भाव में विराजमान होते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि वह व्यक्ति पैसे को बहुत महत्व देगा और जीवन में वह पैसे की कमी नहीं होगी। यहाँ शुक्र 12वें भाव में विराजमान है। इसका भी अर्थ यही होता है कि इस व्यक्ति के पास पैसा बहुत होगा, भले ही किसी से उधार ले या कहीं से भी लेके आए, पर ऐसे व्यक्ति हमेशा पैसों से परिपूर्ण रहते हैं। तो यह कुंडली देखकर यह तो स्पष्ट हो जाता है कि इस व्यक्ति के पास पैसा अवश्य रहेगा। किंतु यहाँ एक बात और देखने लायक है। जुपिटर जो है या गुरु जो है वह वक्री हैं। जब भी कोई ग्रह वक्री स्थिति में होता है तो वह कहीं ना कहीं तकलीफ या पीड़ा अवश्य देता है। उसी के साथ हम देखें तो यहाँ मरकरी या बुध भी कंबस्ट या अस्त हो चुका है। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है, नीच होता है या कंबस्ट अथवा अस्त हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में अथवा शत्रु राशि में होता है, ऐसी स्थिति में उसकी दशा अंतर्दशा में जातक को परेशानियां भोगनी होती हैं। फिर यदि हम यहाँ एक और बात देखें तो जो बुध हैं वह बुध छठे भाव अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। तो इसका यह भी अर्थ है कि कहीं ना कहीं व्यापार में परेशानी अवश्य आएगी। फिर आप देखिए कि शनि की तीसरी दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है।
इस कारण से ऐसे व्यक्तियों के साथ मतलब यह भी निश्चित हो गया कि कहीं ना कहीं इन्हें लिटिगेशंस का भी सामना करना पड़ेगा। अब मून जो छठे भाव का स्वामी है वह दूसरे भाव धन भाव में बैठा हुआ है। तो यहाँ ये भी तय कर सकते हैं हम कि इनकी प्रॉपर्टी में कोई ना कोई विवाद अवश्य रहेगा। अब हम इनकी कुंडली का यदि विश्लेषण करें तो हमें पता चलता है, तो हमें यह तो निश्चित हो जाता है कि इस व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं व्यापार के माध्यम से बहुत पैसा आएगा, यह तय है। फिर षडबल में यदि इन सभी ग्रहों की स्थितियां देखी जाए तो वीनस के पास अच्छा खासा बल है, मार्स के पास भी अच्छा खासा बल है। तो यहाँ शुक्र और मंगल के पास अच्छा खासा बल होने के कारण जहाँ एक और यह व्यक्ति मेहनती होगा, वहीं शुक्र में अच्छा बल होने के कारण यह पैसा कमाना भी बहुत अच्छी तरीके से जानता होगा। किंतु यहाँ एक बात और हमें ध्यान देना चाहिए कि वीनस और मंगल मतलब शुक्र और मंगल दोनों ही काल पुरुष के अंगों में पहले और सातवें स्थान के स्वामी होते हैं। इस प्रकार से इस व्यक्ति के साथ यह भी होगा कि इसमें जीवन में कहीं ना कहीं वो बदनाम क्षण भी होंगे जिसके कारण से इसे परेशानी भोगनी पड़ सकती है। फिर जैसा कि आप देख रहे हैं कि शुक्र 12वें भाव में, ज्योतिष का एक सूत्र और होता है कि शुक्र यदि 12वें भाव में हो तो इस 12वें या छठे भाव में हो, किस सिर्फ में वो तुला राशि और वृषभ राशि की को छोड़कर यदि शुक्र छठे भाव में हो तो खराब होता है हमेशा ही। इसी प्रकार शुक्र यदि 12वें भाव में हो तो भी खराब होता है। वह पैसा अवश्य देता है किंतु कहीं ना कहीं व्यक्ति के चरित्र को खराब कर देता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने चरित्र का विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इनके चरित्र खराब होने से इनका जीवन बर्बाद हो जाता है। यही शुक्र दर्शा रहा होता है। अब यदि हम कालचक्र दशाओं को माने तो वहाँ कालचक्र दशाओं में हमें पता चलता है कि इनकी कुंभ राशि जो होती है वह कुंभ राशि होती है जिसमें अष्टम भाव के स्वामी कंबस्ट या अस्त होकर बैठे हुए हैं। वहीं इनकी जीव राशि जो बनती है वह मीन राशि बनती है। तो मीन राशि में आप देखिए कि छठे भाव के स्वामी बैठे हुए हैं। इस कारण से कहीं ना कहीं देह राशि और जीव राशि भी खराब हो रही है। और ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि जब भी किसी व्यक्ति का देह राशि या फिर जीव राशि खराब हो रही हो या उसमें मैलिफिक्स या पाप ग्रह बैठे हुए हों तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत परेशानियां उठानी पड़ती है क्योंकि उसके चरित्र खराब होने के साथ ही साथ वह कहीं ना कहीं परेशानियां भी भोगने लगता है। यही इनके साथ भी हुआ। यदि आप इसे और बारीकी से देखें तो आप देख पाएंगे कि इनके नवमांश में सप्तम भाव में मून या चंद्रमा विराजमान है। और कहा जाता है कि जब भी सप्तम भाव में चंद्रमा या कोई पाप ग्रह हो तो ऐसा व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो पाता है। उसे कहीं ना कहीं सेक्स संबंधी परेशानियां बनी रहती हैं और वह उन्हीं में लीन रहता है। तो नवमांश में यदि देखा जाए तो इनके पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमा बड़ी तेजी से अपना स्वभाव बदलता है क्योंकि वह बड़ी तेजी से अपनी राशियां बदल देता है। इस कारण से इंसान का जब सप्तम भाव में चंद्रमा हो तो ऐसा व्यक्ति किसी एक से संतुष्ट नहीं रह पाता है। अब यहाँ एक और बात देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि वीनस या शुक्र जो 12वें भाव में है वह उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है जो कि सूर्य का नक्षत्र है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि कहीं ना कहीं वह सूर्य का फल भी देगा। अब सप्तम भाव जो होता है वो इंसान का सेक्स का होता है, पार्टनरशिप का होता है, बिजनेस का होता है। उसके साथ अष्टम भाव जो होता है वह उसके गुप्त ज्ञान का भी होता है और सेक्स लाइफ का भी होता है, शारीरिक सुख का होता है कुल मिलाकर। तो यहाँ हम देखें कि वीनस जो है मित्र राशि में 12वें घर में
विराजमान है और वह भी सप्तम भाव के नक्षत्र में है। तो इस स्थिति में वीनस जहां इस लग्न में कारक होते हैं, मतलब शनि के वो मित्र होते हैं, इस कारण शनि को परेशान नहीं करेंगे, किंतु वो नक्षत्र में चूंकि सूर्य के हैं जो कि शनि के शत्रु होते हैं, तो इस कारण यह अवश्य होगा कि कहीं ना कहीं उनको सूर्य का फल भी देना होगा। अब यहाँ देखिएगा आप कि राहु जो स्वाति नक्षत्र में बैठे हुए हैं, जो कि स्वयं के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि वह बहुत मजबूत स्थिति में है, किंतु वह नवम भाव में बैठे हुए हैं। नवम भाव में बैठा हुआ राहु जीवन में जहाँ एक और बहुत ऊंचाइयां देता है, वहीं यह गुरु का घर होता है। इस कारण से कहीं ना कहीं राहु यहाँ तकलीफ भी देता है, फिर भले ही वह लग्नेश का मित्र हो या शत्रु हो। तो यहाँ पर हमने एक बात और नोटिस कीजिए कि जैसे ही जब भी शुक्र की दशा आई, क्योंकि देखिए अब यहाँ पर अगर आप इस कुंडली का विश्लेषण और डीप में करें तो आपको पता चलता है कि सन जो कि लग्न में बैठा हुआ सूर्य, वह शतभिषा नक्षत्र में बैठा हुआ, राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ, सप्तम भाव का स्वामी होकर वह लग्न में बैठ गया, मतलब कहीं ना कहीं वह उसके दिमाग को कंट्रोल कर रहा है। अब वहां पर आप देखें कि शतभिषा नक्षत्र यानी राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, फिर जो राशि बन रही है वह राहु का मुख्य घर माना जाता है। कुंभ राशि को राहु की ही राशि मानी जाती है। तो यहाँ पर सूर्य राहु के नक्षत्र में बैठकर और सप्तम भाव का स्वामी होकर राहु के नक्षत्र में लग्न में बैठा हुआ है, तो इनके दिमाग में कहीं ना कहीं सप्तम भाव से संबंधित जो रहेंगी डिजायर्स रहेंगी, जो इच्छाएं आकांक्षा रहेंगी, वह कहीं ना कहीं इनके मन में रहेंगी। वहीं आप यहाँ पर देखें मरकरी या बुध जो बैठा हुआ है, मरकरी यहाँ पर आप देखें अष्टम भाव का स्वामी होकर लग्न में बैठा हुआ है, तो अष्टम भाव भी शारीरिक सुख का, गुप्त ज्ञान का होता है। तो इस कारण से इन्हें यह तो तय है कि इनके मन में कहीं ना कहीं यह बातें चलती रहेंगी। वहीं नवमांश में मून सप्तम भाव में, चंद्रमा सप्तम भाव में बैठा हुआ है, जिसका रीजन हम पहले ही आपको बता चुके हैं। इन सभी को यदि देखा जाए तो यह तो तय हो गया कि जिस दिन भी इस व्यक्ति का चरित्र खराब होगा, और होना निश्चित है। क्यों? क्योंकि लग्न में ही दो ऐसे ग्रह बैठे हुए हैं जो किन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि सप्तम और अष्टम भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर वीनस 12वें भाव में है। इसका अर्थ यही हुआ कि इस व्यक्ति का कहीं ना कहीं मन में सेक्स संबंधी या एक से अधिक पत्नियों के से संभोग करने की स्थिति बनी रहेगी। यही हुआ इनके जीवन में। इन्होंने अपने जीवन में जहां अपने कर्मों को खराब करा, वहीं एक से अधिक रिलेशनशिप या रिश्ते रखे। चूंकि इनके पास पैसों की कमी नहीं थी, इस कारण से इन्हें कोई समस्या नहीं थी। किंतु जैसे ही शुक्र की दशा आई, अब शुक्र की दशा में राहु की अंतर्दशा, तो हम ये देखते हैं कि 2002 में जब शुक्र की दशा आई, तो शुक्र की दशा में राहु की अंतर्दशा। अब यहाँ शुक्र और राहु मित्र होते हैं, किंतु शुक्र जिनके नक्षत्र में बैठे हैं वह सूर्य के नक्षत्र में बैठे हैं। इस कारण से भी राहु को बुरा फल देना जरूरी था। तो जब शुक्र के नक्षत्र, शुक्र की दशा में राहु की अंतर्दशा आई, और चूंकि राहु नवम भाव में था जो कि गुरु का घर होता है, जिसके कारक गुरु होते हैं, तो इस कारण से भी बुरा फल तो देना ही था। तो जीवन में जहां एक और यहाँ ऊंचाइयां छू रहे थे, वहीं वर्ष 2000 में जैसे ही इन्हें शुक्र की दशा आई, तो शुक्र की दशा में राहु का अंतर होते से ही इनका डाउनफॉल होना शुरू हो गया। जहां एक और इन्होंने अपनी संपत्ति को खोना शुरू किया, वहीं इन्हें जब होता यह है कि इंसान जब अच्छी स्थिति में होता है तो वह भगवान को, देवी देवताओं को नहीं मानता है, किंतु जब उसका बुरा समय आता है तो वह उसी ओर भागता है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वर्ष 1958 में जन्मे यह महानुभाव वर्ष 2000 तक पूजा पाठ में इतना यकीन नहीं रखते थे, बल्कि यह कहीं ना कहीं उस चरम सुख को भोग रहे थे
जो कि इनके भाग्य में लिखा था, जो कि राहु इन्हें उपलब्ध करा रहा था। किंतु जैसे ही शुक्र में राहु की दशा आई, वैसे ही हुआ यह कि इन्होंने सेटबैक्स होना, इनके फाइनेंशियल लॉस होना इन्हें शुरू हो गया, और कहीं ना कहीं इनके जीवन में परेशानियां आती गई। और एक समय ऐसा आया कि इन्होंने एक तांत्रिक को अपने घर बुलाया। अब यहाँ तांत्रिक को बुलवाने के पीछे यदि आप कारण देखें तो अष्टम भाव जो होता है वह गुप्त विद्याओं का, गुप्त ज्ञान का भी होता है। तंत्र मंत्र आदि चीजें यहीं से देखी जाती हैं। आप देखेंगे कि इस भाव के स्वामी बुध होते हैं, जो कि लग्न में विराजमान हैं। इसका अर्थ यही है कि कहीं ना कहीं यह तंत्र मंत्र और गुप्त चीजों को गुप्त रखने संबंधी विचार भी रखते होंगे, और यही हुआ इनके साथ। इन्होंने एक तांत्रिक को बुलवाया। तांत्रिक को बुलवाकर उन्हें कई सारे पैसे देकर यह तय किया कि इस तरह से किया जाए ताकि इनका डाउनफॉल बंद हो जाए या रुक जाए, जीवन में इनकी जो परेशानी आ रही थी वह खत्म हो जाए। किंतु उसके विपरीत हुआ यह कि उस तांत्रिक ने इन्हें करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया। जहां एक और उन्होंने इनसे बचे कुचे पैसे जो थे उन्हें रखने को कहा, और उसे लेकर ही वह चंपत हो गया। अब इस बात को आप यहाँ से देख सकते हैं कि इनके छठे भाव का स्वामी, जो कि रोग, ऋण और शत्रुता का होता है, दूसरे भाव में जाकर विराजमान है। मतलब इनके शत्रुओं की दृष्टि कहीं ना कहीं इनके धन पर होगी। तो हुआ यह कि उन्होंने सारा का सारा धन इनका ले लिया और इन्हें तकरीबन करोड़ों रुपए का नुकसान होना झेलना पड़ा। चूंकि सारा पैसा ब्लैक का था तो यह बता भी नहीं सकते थे। तो इस तरह से आप यदि देखें तो जीवन में फाइनेंशियल लॉस हुआ, और जिस समय हमारे गुरुजी इनसे मिले थे तब स्थिति यह हो गई थी इनकी कि यह तकरीबन पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे और यह चीजों को समझा भी नहीं पा रहे थे। तो इस प्रकार जहां एक और यह बहुत तरक्की की इन्होंने, वहीं दूसरी ओर इनके जीवन में बहुत बड़ी घटना हुई और बहुत बुरी तरीके से प्रकृति ने, नियति ने इन्हें वापस नीचे धकेल दिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी कुंडलियों में जब भी कोई ग्रह बुरी स्थिति में होता है या कहीं ना कहीं परेशानी में होता है या किसी भी तरह वो दुखी होता है, तो यह अवश्य होता है कि उसके दशा अंतरदशा में उसके हमें जरूर परेशानियां भुगतनी पड़ती हैं। वास्तविकता में यह जितने भी ग्रह आप देख रहे हैं, आपकी स्वयं की कुंडली में भी आप जिन ग्रहों को देख रहे हैं, वह कहीं ना कहीं हमें यह बताने का प्रयास करते हैं कि हमें जीवन में किन चीज़ों से सावधानियां रखनी चाहिए और किस कारण से हमें यह परेशानियां भोगनी होंगी। अब यहाँ यदि आप देखें तो कुंडली का तीसरा, सातवां और 11वां जो घर होता है वह कहीं न कहीं हमारी इच्छाओं को, या हमारी उसे काम त्रिकोण भी कहा जाता है, तो वह कहीं ना कहीं हमारी सेक्स की ज़रूरतें, हमारी शारीरिक भूख को कंट्रोल करता है। यदि इन ग्रहों, इन भावों में, मतलब तीसरे, सातवें या 11वें भाव में कोई भी पाप ग्रह हो तो ऐसी स्थिति में यह निश्चित है कि इंसान की सेक्स संबंधी समस्याएं या उसकी शारीरिक भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसे उसे कंट्रोल में रखना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं हमें बताती हैं। अब इस कुंडली में भी आप यही देख सकते हैं कि इनके तीसरे भाव में जहाँ केतु है, वहीं 11वें भाव में शनि है, और सप्तम भाव का स्वामी सूर्य खुद शतभिषा नक्षत्र या राहु के नक्षत्र में बैठकर उसी को देख रहा है। तो जब भी तीसरे, सातवें या 11वें भाव में कोई भी पाप ग्रह होगा तो यह निश्चित होता है कि इंसान की इच्छाएं जो होती है शारीरिक सुख को लेकर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। यहाँ यदि कोई शुभ ग्रह होगा तो इंसान जो है वो अपनी
भावनाओं को हमेशा कंट्रोल में रखेगा, कभी कोई तकलीफ नहीं आने देगा। वहीं आप जानते होंगे कि जो 4, 8 और 12, हमारा चौथा, 8वां और 12वां भाव जो है वो कहीं ना कहीं हमारे मोक्ष का होता है। क्योंकि यह जो काल पुरुष के अंगों में यदि आप देखें तो चौथी राशि कर्क राशि होती है, यह जल तत्व की राशि होती है। 8वीं राशि जो होती है वो आपकी वृश्चिक राशि होती है, यह भी जल तत्व की राशि होती है। और 12वीं राशि जो होती है मीन राशि होती है, यह भी जल तत्व की राशि होती है। तो कहीं ना कहीं यह जो होती है वो हमारे इमोशंस से जुड़ी होती है। जब यहाँ कोई बेनिफिक प्लैनेट्स बैठते हैं, मतलब जो शुभ ग्रह बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं वह जो हमें हमारी भावनाओं को शुद्ध रखते हैं। वहीं जब इसमें कोई मेलेफिक प्लैनेट्स या फिर पापक ग्रह इसके अंदर बैठ जाते हैं तो वह हमारी भावनाओं को खराब करने लगते हैं और इसी के कारण परेशानियां शुरू होने लगती है। तो आप अपनी कुंडली उठाकर देखें कि इन त्रिकोण्स में कौन बैठे हुए हैं। यदि पापक ग्रह बैठे हुए हैं, यदि 3, 7, 11 में यदि पापक ग्रह बैठे हैं तो आप अपनी इच्छाओं को कहीं ना कहीं कंट्रोल कीजिए। आप शारीरिक सुख संबंधी चीज़ों को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि आप इन इच्छाओं को कंट्रोल करेंगे तो आपको जीवन में परेशानियां कम भोगनी होंगी। वरना होगा यह कि आपको जीवन में परेशानियां बहुत भोगनी होंगी। वहीं आप देखिए कि आपकी चौथी, 8वीं या 12वें भाव की जो स्वामी हैं, जो राशियां हैं, उनमें कौन ग्रह बैठे हुए हैं, कौन उन्हें देख रहे हैं, नक्षत्र कौन से हैं, वह पीड़ित तो नहीं हो रही है। क्योंकि जब भी वो पीड़ित हो रही हैं तो इसका अर्थ है कि आपके मन में कहीं ना कहीं वो भावनाएं घर कर रही हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कहीं ना कहीं इंसान को ईश्वर में ध्यान लगाना चाहिए। ईश्वर जो होता है वह इंसान की भावनाओं को शुद्ध करता है। तो हमें दूसरों को क्षमा करना सीखना होगा। हमें दूसरों को, इसी प्रकार हमारे गुरुजी एक बात और कहते हैं कि जब भी आप कोई छोटा सा छोटा कार्य भी आपके लिए यदि कोई व्यक्ति करता है तो उसने अपना अमूल्य समय निकाल कर आपके लिए कोई कार्य किया है तो उसके लिए उसे धन्यवाद अवश्य दें। क्योंकि किसी को जब हम धन्यवाद देते हैं तो उसका मून या चंद्रमा सुधरता है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं उसे एक मोरल सपोर्ट मिलता है, उसे उत्प्रेरणा मिलती है कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए, फिर अच्छा काम करने के लिए। तो यह अवश्य करें। आप अपनी भावनाओं को देखें, भावनाओं पे ध्यान दें बराबर। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।